हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में परमार राजवंश के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन हम ऑनलाइनर बेसिस पे पढ़ते हुए चलेंगे। और इन प्रश्नों का संकलन उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से किया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम करीब है। 4 और 5 तारीख को आप लोगों का वीडियो शायद स्नातक स्तरीय 893 पदों का एग्जाम पेपर है। उससे पहले ये आपके 100 क्वेश्चन है। चंद्र राजवंश की भी मैं करा चुका हूँ। बाकी प्राचीन इतिहास और जो भी हमारा प्रागैतिहासिक काल था उत्तराखंड का, वो मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में करा चुका हूँ। लेकिन अभी डिटेल्स में कराने का समय नहीं है दोस्तों। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। आज हम परमार राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ब्रिटिश शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। और उसके बाद में हम उत्तराखंड का जो राज्य आंदोलन या हम कह सकते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य आंदोलनकारियों के इतिहास के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। यानी कि एग्जाम से पहले मैं आपको एक एक वीडियो अजय रावत जी की किताब से सभी टॉपिक्स के ऊपर दे दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में वहां से हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों, अगर आपको डिटेल में देखनी है ये वीडियो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट अजय रावत जी वाली है, वहां पर इन वीडियो को देख सकते हैं। या फिर जो उत्तराखंड की दोस्तों मैंने पोस्टमार्टम क्लासेस कराई हुई है, वहां पे भी मैंने अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से परमार राजवंश का मैक्सिमम पोर्सन और इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप कराई हुई है पोस्टमार्टम क्लासेज में। आप वो भी देख सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर पोस्टमार्टम क्लासेस का लिंक कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा यूट्यूब चैनल की, वहां पे उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उस पर जो वीडियोज हैं आप उनको देख लीजिएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीजें परमार राजवंश के बारे में पता लग जाएंगी। और दोस्तों, एक और चीज कहना चाहूंगा, गोरखा वंश। ठीक है, गोरखा राजवंश के ऊपर मैं ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव वीडियो 4 से 5 वीडियो मैंने दी हुई है। ठीक है, गोरखा राजवंश वहाँ पे आपका कंप्लीट है। एक वीडियो और बची है गोरखा की, तो वो वीडियोज आप लोग देख लें। वहाँ से भी आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। बाकी वीडियो पसंद आती तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। पहला हमारा प्रश्न है, परमार वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो परमार राजवंश का आदि पुरुष कनकपाल को कहा जाता है। और परमार राजवंश के संस्थापक के रूप में भी कनकपाल को जाना जाता है। कनकपाल के द्वारा परमार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 888 ईस्वी में की गई थी। 888 ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों, तो 688 को भी आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह कृत सभासार की रचना कब हुई थी। तो सुदर्शन शाह की रचना है क्या? सभासार। ठीक है, और सुदर्शन शाह को ही कवि सूरत नाम से भी जाना जाता है। तो सभासार किसकी रचना है? कवि सूरत या सुदर्शन शाह की रचना है, जिसकी रचना 1828 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राय बहादुर पातीराम हमारा गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं। और यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा गया था कि गढ़वाल की डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखी गई गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो इंग्लिश भाषा में दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है क्या? गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, जिसके लेखक है कौन? डॉक्टर राय बहादुर पातीराम। अगला प्रश्न है, गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है उत्तराखंड में। तो गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति उत्तराखंड में जोशीमठ से प्राप्त हुई है, जोशीमठ चमोली से। अगला प्रश्न है, परमार शासक के आदि पुरुष कनकपाल को किस क्षेत्र से आया हुआ बताया जाता है। तो कनकपाल को दोस्तों गुज्जर प्रदेश से आया हुआ बताया जाता है। अब कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे कि धारा नगरी गुजरात से आया हुआ बताया जाता है, लेकिन जो चांदपुरगढ़ शिलालेख मिला है वहां पे साफ लिखा गया है कि जो ये कनकपाल था यह गुज्जर प्रदेश का निवासी था, या गुज्जर प्रदेश के किसी स्थान से आया था। गुज्जर प्रदेश और धारा नगरी गुजरात आप दोनों ही यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कनकपाल का आदि स्थान ये माना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिर शैली से मिलती है, कौन सा मंदिर है? आदि बद्री मंदिर है। जिसे आदि बद्री मंदिर कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि दिग्लौरी दैट वाज गुज्जर प्रदेश किसकी पुस्तक है। तो दिग्लौरी दैट वाज गुज्जर प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनकी पुस्तक है क्या? दिग्लौरी दैट वाज गुज्जर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक साहित्य नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो श्री श्याम परमार जी की पुस्तक है क्या? भारतीय लोक साहित्य। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ी हुई भी होगी, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक है कौन? भक्त दर्शन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल वर्णन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्या? गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल वर्णन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार परमार राजवंश का आदि पुरुष कौन था। तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार परमार राजवंश का आदि पुरुष था कौन? अजयपाल। और परमार राजवंश का संस्थापक राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कौन था? अजयपाल था। लेकिन वैसे कौन मानते हैं हम परमार राजवंश का आदि पुरुष? नॉर्मली पूछा जाएगा तो वहां पे हम कनकपाल को सही मानेंगे। ठीक है, अब परमार राजवंश का आदि पुरुष तो चलो दोस्तों ठीक हो गया हमारा
एक कनकपाल था। अब परमार राजवंश में आदिनाथ या आदि गुरु किसे कहा जाता है? अगर यह प्रश्न पूछा था ना, आदिनाथ या आदि गुरु किसे कहा जाता है, तो वह भी अजयपाल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राज्य वंशावली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गढ़वाल राज्य वंशावली पुस्तक कवि देवराज के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कवि देवराज के द्वारा, कवि देवराज कृत। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, परमार राजवंश का 37वां शासक कौन था? तो परमार राजवंश का 37वां शासक था कौन दोस्तों? अजयपाल। परमार राजवंश का पहला शासक कौन था? पहला शासक था दोस्तों कनकपाल। उसके बाद में जो इंपोर्टेंट शासक है 24वां शासक कौन था? सोनपाल था 24वां शासक, जिसे स्वर्णपाल भी कहा जाता है। ठीक है। परमार राजवंश का 28वां शासक कौन था? वो था दोस्तों लखनदेव या लखनदेव, जिसकी हमें परमार राजवंश का पहली मुद्रा मिली है, मतलब स्वमुद्रा प्रचारित करने वाला प्रथम शासक कौन था परमार राजवंश का? वो था लखनदेव। और परमार राजवंश का ये 28वां राजा था। और उसके बाद में एक और राजा आपको याद रखना है, परमार राजवंश का 34वां राजा। तो 34वां राजा कौन था दोस्तों? वह था जगतपाल। परमार राजवंश का 34वां राजा कौन था? जगतपाल था। और जगतपाल को ही ताम्रपत्रों में रजवार कहा गया है, और वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंध के लिए इसने भूमि दान का उल्लेख भी मानते हैं। ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? जगतपाल था। और परमार राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसका हमें ताम्रपत्र मिला हुआ है, वो भी कौन था दोस्तों? जगतपाल ही था। और परमार राजवंश का पहला ऐसा शासक जिसका हमें शिलालेख मिला है, वो कौन था? अनंतपाल था। अनंतपाल था, जो कि परमार राजवंश का 29वां शासक था। तो ये तो दोस्तों बहुत डिटेल्स में फिर हो जाता है, पोस्टमार्टम क्लासेज में आपको ये सारा मैं करा चुका हूँ। आगे बात करते हैं, गढ़ों को विजित करने वाला परमार शासक, 52 गढ़ों को विजित करने वाला परमार शासक कौन था? अजयपाल। इसी कारण अजयपाल को गणपाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता था। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर व इंद्र से की जाती है? तो अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की जाती है। और किसके द्वारा की गई है? कवि भरत के द्वारा। किस रचना में? कवि भरत के द्वारा अपनी रचना मानोदय काव्य। मानोदय काव्य किसकी रचना है? कवि भरत की रचना है, जिसमें कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की हुई है। अगला प्रश्न है, ग्वालदम का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य में हुआ था? तो ग्वालदम के युद्ध के दोस्तों हमें दो डेटा मिलती है, एक मिलती है 1581 और दूसरी मिलती है क्या? 1590। तो और ग्वालदम का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य में हमारा क्या ग्वालदम का युद्ध हुआ था। ठीक है। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। तो 1581 और 1590 दोनों ही डेटा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक है ए एम फोस्टर। कौन? ए एम फोस्टर जी। अगला प्रश्न है, मानसाह के बारे में यह युक्ति किसने दी थी कि यह राजा शौर्यवान और सोने के बर्तनों में खाना खाता था? तो विलियम्स के द्वारा कहा गया था कि जो मानसा है वह इतना शौर्यवान राजा है कि यह सोने के बर्तनों में खाना खाता है। और मानसा परमार राजवंश का कौन सा शासक था? मानसा दोस्तों परमार राजवंश का हमारा 44वां शासक था। ठीक है। कौन सा? 44वां शासक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं में कौन सा चंद्र शासक मानसा के समकालीन था? तो कुमाऊं में दोस्तों लक्ष्मीचंद क्या था? मानसा के समकालीन था। कौन? लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद के द्वारा गढ़वाल में 7 बार आक्रमण किए गए थे मानसा के शासनकाल में, और 7 बार ये हारा था। ठीक है। इसी कारण से लकुली बिराली भी कहा गया था। और 8वीं बार जब इसने आक्रमण किया था तो ये जीत गया था। अगला प्रश्न है, मानसा के किस सेनापति ने कहा कि राजधानी को हस्तगत कर लिया गया है? तो नंदी। नंदी किसका सेनापति था दोस्तों? मानसा का सेनापति था। कौन? नंदी। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और नंदी के साथ साथ ही दोस्तों जो हमारा खतरल सिंह था, खतरल सिंह भी किसका? मानसा का ही सेनापति था। और एक था श्रृंगी या भृंगी, तो वो भी किसका था? मानसा का ही सेनापति था। और मानसा के सेनापति नंदी के द्वारा ही कुमाऊं की राजधानी चंपावत पर अधिकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? नंदी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद्र शासक ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया गया, 7 बार यह हारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश का 44वां शासक कौन था? तो मानसा परमार राजवंश का 44वां शासक था। सॉरी, परमार, हाँ 44वां शासक कौन था? मानसा था। ठीक है। परमार राजवंश का 43वां शासक कौन था पूछा जाएगा? तो बलभद्र शाह परमार राजवंश का 43वां शासक था। ठीक है। परमार राजवंश का दोस्तों 37वां शासक अजयपाल था, जो कि इंपोर्टेंट है। और परमार राजवंश का 45वां शासक कौन था पूछा जाएगा? तो वो था कौन? श्याम शाह परमार राजवंश का 45वां शासक था। 46वां शासक कौन था पूछा जाएगा? तो कौन था? महीपति शाह। और 47वां शासक कौन था पूछा जाएगा? तो वो कौन था? पृथ्वीपति शाह था। तो ये राजाओं का क्रम भी आप जरूर याद रखें। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण राजा हुए जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसी के साथ एक और राजा आते हैं हमारे छोटे मोटे, परमार राजवंश का 42वां राजा, वो था कौन? सहजपाल। कौन? सहजपाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मठ की प्रतिष्ठा को किस परमार शासक के द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने करी थी देवलगढ़ में? अजयपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है। अजयपाल के द्वारा ही सबसे पहले परमार राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, उसको राजधानी को 1512 में कहाँ से? चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ स्थानांतरित किया जाता है। और देवलगढ़ में यह मंदिर बनाता है किसका? राज राजेश्वरी माता का। इसी के साथ साथ में दोस्तों ये सत्यनाथ भैरव मंदिर, गौरजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सभा मंदिर, इन मंदिरों का भी निर्माण और जीर्णोद्धार करता है।
अजयपाल ने ही देवलगढ़ में माता राजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया था। परमार राजवंश की कुल देवी के रूप में किसे जाना जाता है? माँ राज राजेश्वरी को जाना जाता है, जो कि नंदा देवी के ही एक रूप में जानी जाती है, माता राज राजेश्वरी देवी, मतलब माता राजेश्वरी, ठीक है। और यह परमार राजवंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न और आता है अजयपाल से कि गढ़पाल या गणपाल देश का शासक किसे कहा जाता है? तो अजयपाल को ही कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया था। अजयपाल के बारे में ही एक प्रश्न याद रखना है कि सरोला ब्राह्मणों की प्रथा को किसने शुरू किया था? भात पकाने हेतु सरोला ब्राह्मणों की प्रथा को अजयपाल के द्वारा शुरू किया गया था। अजयपाल ने अपना एक पाथा चलाया था दोस्तों, क्या? धूली पाथा। धूली पाथा, जिसे अजयपाल का धर्म पाथो भी कहा गया है, यह किसके द्वारा चलाया गया था? अजयपाल के द्वारा चलाया गया था, भूमि मापन के लिए, ठीक है, या अनाज के मापतौल के लिए धूली पाथा चलाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न तो इनके बारे में, इनसे संबंधित बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको कंट्रोलिंग क्वेश्चन ही करा सकता हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पोस्टमार्टम क्लासेस एक बार देख लो यार। 32 से ऊपर के जो पार्ट हैं, 80 70 80 तक, वो सारे पार्ट अगर आप देख लोगे ना, तो आपका ये सारा परमार, चंद और गोरखा जो मेन टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैं कवर अप करा के चल रखा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, अजयपाल किस संप्रदाय का था? तो अजयपाल दोस्तों नाथ संप्रदाय का था, ठीक है। अजयपाल की गणना नाथ सिद्धों में की जाती है, ठीक है। और नाथ सिद्धों के अंतर्गत ही दोस्तों एक हमारा क्या होता है? साबरी ग्रंथ होता है, तंत्र मंत्र का ग्रंथ होता है साबरी ग्रंथ, जिसके तहत अजयपाल को आदि गुरु या आदिनाथ कहा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त करने वाला प्रथम शासक भी कौन था? अजयपाल ही था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ किस पंथ का ये अनुयायी था? तो नाथ संप्रदाय का ये अनुयायी था, या आप कह सकते हैं तो गोरखनाथ पंथ, गोरखनाथ पंथ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। गोरखनाथ पंथ को मानता था कौन? अजयपाल, ठीक है। अजयपाल को उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने अंतिम समय में गोरखनाथ पंथ को अपना लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोरखनाथ एंड द कनकटा योगीज या कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज डब्ल्यू फ्रेजर हमारे गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं, जॉर्ज डब्ल्यू फ्रेजर, या कहीं कहीं जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स करके भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। इस पुस्तक में दोस्तों अजयपाल को गोरखनाथ के 10 संप्रदायों में से एक संप्रदाय का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमार राज का पहला शासक जिसने कुमाऊं पे आक्रमण किया कौन था? अजयपाल ही था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य में युद्ध भी हुए थे। और परमार राजस्व में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त करने वाला शासक या प्रशासनिक विभाजन करने वाला शासक कौन था? वह भी अजयपाल ही था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सावरी ग्रंथ का मुख्य विषय क्या था? तांत्रिक विद्या, ठीक है। और सावरी ग्रंथ के विषय में ही अजयपाल को आदिनाथ या आदिगुरु कहा गया है। सावरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? आदिनाथ या आदिगुरु कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजयपाल के बाद गद्दी पर बैठने वाला परमार शासक कौन था दोस्तों? वह था कल्याण पाल या फिर कल्याण शाह। कल्याण शाह के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसी के नाम के आगे हमें शाह की उपाधि मिलती है, ठीक है। शाह लगाया वाला प्रथम शासक कल्याण पाल ही था। लेकिन दोस्तों आयोग अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि परमार राजवंश के किस शासक के द्वारा सबसे पहले शाह की उपाधि को धारण किया गया, तो वो था बलभद्र शाह, ठीक है। अगर बलभद्र शाह ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको कल्याण शाह करना है। और बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न तो बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने। और बहलोल लोधी ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन? अकबर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। अगला प्रश्न है, सहजपाल किस मुगल सम्राट के समकालीन हुआ करते थे? तो सहजपाल दोस्तों अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और परमार राजवंश के 42वें शासक थे कौन? सहजपाल। और सहजपाल को वीर गुणज्ञ सुगत प्रजाया भी कहा गया है। और मानवदय काव्य में ही सहजपाल को चतुर राजा भी कहा गया है, ठीक है। और मानवदय काव्य किसकी रचना है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया, कवि भरत की रचना है मानवदय काव्य। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ये 3 रचना है, मानवदय काव्य किसकी है? कवि भरत की है। भरत कवि की रचना है कौन सा? मानवदय काव्य। और परमाणु के इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हमें मानवदय काव्य को ही जानते हैं। अगला है सभासार किसकी है? सुदर्शन शाह की है। और तीसरा है दोस्तों कौन सी? रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप किसकी रचना है? मेधाकर शर्मा शास्त्री की रचना है, क्या? रामायण प्रदीप। मेधाकर शर्मा शास्त्री किसके दरबारी कवि थे? यह थे प्रदीप शाह के दरबारी कवि। और भरत कवि किसके दरबारी कवि थे? यह थे मान शाह के दरबारी कवि, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और सहजपाल के समय पे ही दोस्तों अकबर ने एक अपना सर्वेक्षण दल भेजा था गंगा नदी के उद्गम स्रोत का पता करने के लिए। ये प्रश्न भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गर्भभंजन की उपाधि से किस परमार शासक को नवाजा गया है? तो गर्भभंजन किसे कहा जाता है दोस्तों? महिपति शाह को गर्भभंजन कहा जाता है, महिपति शाह को। और परमार राजवंश में सबसे वरिष्ठ राजा, जो है सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक कौन था? महिपति शाह था, परमार राजवंश का 46वां शासक था, ठीक है। और गर्भभंजक पूछेगा दोस्तों, गर्भभंजक किसको कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है। गर्भभंजक किसे? माधो सिंह भंडारी को। और गर्भभंजन किसे कहा जाता है? महिपति शाह को कहा जाता है। कौन सी पुस्तक महिपति शाह के तिब्बत अभियान पर प्रकाश डालती है? तो अर्ली जैसुअर ट्रेवल्स इन इंडिया, अर्ली जैसुअर ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में महिपति शाह के तिब्बत अभियान के बारे में बताया गया है। और महिपति शाह ने तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? महिपति शाह ने तिब्बत पर हमारा 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण किया। ये भी आपको नोट डाउन करना है। और महिपति शाह किसका पुत्र था? तो महिपति शाह दोस्तों बलभद्र शाह का पुत्र था, ये भी आपको याद रखना है। और मान शाह का भाई था, मान शाह का भाई था, ठीक है।
46वां शासक था, 45वां कौन था? श्याम शाह, जो कि मानसा का पुत्र था, लेकिन श्याम शाह की कोई औलाद नहीं थी, तो इसके श्याम शाह का चाचा फिर 46वां शासक हमारा कौन? महिपति शाह शासक बना था। और इनके तिब्बत पर 3 आक्रमणों की जानकारी हमें अर्ली जेसुएट ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से भी पता लगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दापा आक्रमण किस परमार शासक ने किया था? तो दापा आक्रमण दोस्तों महिपति शाह के द्वारा किया गया था। इससे पहले श्याम शाह ने भी किया था दापा पे आक्रमण। दापा पर आक्रमण मान शाह के द्वारा भी किया गया था। और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि दापा पर आक्रमण करने वाला प्रथम परमार शासक कौन था जिसने दापा पर या तिब्बत पर आक्रमण किया था, वो था दोस्तों कौन? विजयपाल। विजयपाल जो कि परमार राजवंश का 41वां शासक था, जो कि दापा या भोट देश पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा था। लेकिन ये भोट देश को जीत पाया या नहीं जीत पाया, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन दापा पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? मानसा था। उसके बाद में उसका पुत्र महिपति श्याम शाह भी दापा को जीतता है, और लास्ट में महिपति शाह भी दापा को जीतता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोडे व अजबेडो यात्री किसके शासनकाल में गढ़वाल आए थे? तो महिपति शाह के शासनकाल में अजबेडो व अंड्राडे जो हमारे यात्री थे, यह भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे, और मतलब गढ़वाल आए थे। और ये गढ़वाल क्यों आए थे? तिब्बत यात्रा, गढ़वाल से होकर ये तिब्बत को जा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे गढ़वाल आए थे। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि अजबेडो और एंड्रोडे ये तो आए थे किसके समय पे? महिपति शाह के समय पे। और इससे पहले दोस्तों श्याम शाह के समय पे भी कौन आया था? इसने वर्णन किया था कि श्याम शाह के साथ में उसकी करीबन करीब 60 रानियां सती हो रही थी। ठीक है, तो वो आया था कौन? वो हमारे जैसुएट दल का पादरी था। ठीक है, जैसुएट दल का कोई पादरी था। ठीक है, उसके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, अभी मुझे पादरी का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो जैसुएट दल का कोई पादरी था जो सबसे पहले श्याम शाह के दरबार में गढ़वाल आता है, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ये जा रहा होता है तिब्बत। तो उस टाइम पे रास्ते में देखता है कि श्याम शाह के साथ में उसकी 60 रानियां सती हो रही थी, जिसका वर्णन इसके द्वारा किया जाता है। याद रखना है। ठीक है, जैसुएट दल का पादरी। और उसके बाद में अगली बार फिर कौन आता है? अंड्रोडे और अजबेडो। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुमुल युद्ध या छोटा चीनी का युद्ध किस परमार शासक के समय पर हुआ था? तो तुमुल युद्ध या छोटा चीनी का युद्ध दोस्तों वैसे माना जाता है कि ये पृथ्वीपति शाह के समय पर हुआ था। किसके? पृथ्वीपति शाह के समय पे। और इसी तुमुल युद्ध या छोटा चीनी के युद्ध में ही दोस्तों हमारे किसके? माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हुई थी। किसकी? माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किसमें हुई थी? छोटी चीनी का युद्ध या तुमुल युद्ध में ही हुई थी। कब हुआ था युद्ध? 1640 में हुआ था। ठीक है, 1640 में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन? GRC विलियम्स। कौन है? GRC विलियम्स। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, भंगाड़ी का युद्ध किस शासक के मध्य में होता है? किस किस के मध्य में होता है? तो भंगाड़ी का युद्ध या भंगाड़ी का युद्ध, पांवटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य में हुआ था। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसुएट दल का पहला पादरी पादरी किसके समय पे आया था? तो अंतोनियो दी अंद्रादे था वो, जो कि किसके समय पे? श्याम शाह के समय पे आया था, अंतोनियो दी अंद्रादे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भंगाड़ी का युद्ध जो कि पांवटा के समीप हुआ था, किसके किसके मध्य में हुआ था? फतेहपति शाह और शिवाजी के मध्य में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों? इसकी डेट वैसे किताबों में फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 1687, 88 या 88, 89 के आसपास में मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, भंगाड़ी के युद्ध के बारे में हमें किस पुस्तक से पता चलता है? तो शिवाजी की जो आत्मकथा थी, कौन सी? विचित्र नाटक। सॉरी दोस्तों, शिवाजी नहीं, गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा थी, कौन सी? विचित्र नाटक। और विचित्र नाटक से ही हमें पता चलता है कि पांवटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य में? फतेहपति शाह के मध्य में और गुरु गोविंद सिंह के मध्य में 1588 1688 89 या 1687 88 इसकी डेट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, फतेहपति शाह के तलवार व हथियार तिब्बत के किस स्थान पर हैं? तो दापा मंदिर में फतेहपति शाह के तलवार व हथियार हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस परमार शासक का चित्र घोड़े पर ठीक उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह का मिलता है? ठीक, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के समान घोड़े पर बैठा हुआ चित्र हमें फतेहपति शाह का मिलता है। किसका? फतेहपति शाह का मिलता है। और फतेहपति शाह परमार राजवंश का कौन सा शासक था दोस्तों? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 48वां या 49वां शासक। क्यों? क्योंकि देखिए 46वां शासक कौन था हमारा? महिपति शाह था। महिपति शाह के बाद में उसका पुत्र पृथ्वीपति शाह 47वां शासक बनता है। तो पृथ्वीपति शाह के टाइम पे उनकी संरक्षिका बनती है कौन? माता कर्णावती। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह का पुत्र होता है कौन? मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह गढ़वाल का शासक बना या नहीं बना, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बना था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं बना था। अगर वो बना था तो वो 48वां शासक हो जाएगा, वरना हमारा 48वां शासक फिर कौन बनता है? फतेहपति शाह बनता है। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, और अगर वो 48वां शासक बनता है मेदिनी शाह, तो फतेहपति शाह हमारा फिर 49वां शासक हो जाता है। फिर हम आगे से उपेंद्र शाह या दिलीप शाह में से एक शासक शॉर्ट करते हैं, क्योंकि उपेंद्र शाह और दिलीप शाह का शासनकाल 1 साल या 1.5 साल का ही था, तो उसमें से हम एक ही राजा को मानते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है बीच में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फतेहपति शाह का घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है। अगला प्रश्न, चीन पर लाल छाप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो श्री शांता प्रसाद जी की पुस्तक है। क्या? चीन पर लाल छाप। ठीक है, चीन पर लाल छाप। अगला प्रश्न है, परमार शासक के विरुद्ध
मुगल साम्राज्य के षड्यंत्र में किस व्यक्ति ने मुगल साम्राज्य की सहायता की थी? तो जय सिंह के द्वारा मुगल साम्राज्य की सहायता की गई थी जब परमार राजवंश के मध्य में मुगल साम्राज्य का षड्यंत्र हो रहा था। अगला प्रश्न, किस परमार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो मेदिनी शाह की तुलना हमारा औरंगजेब से की जाती है, क्योंकि औरंगजेब मेदिनी शाह ने भी अपने पिता के विरुद्ध, पृथ्वीपति शाह के विरुद्ध में आवाज उठाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ट्रेवेनियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी क्या? ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, फतेहपति शाह के समय सिरमौर का शासक कौन था? तो मंदाता प्रकाश था। फतेहपति शाह के पृथ्वीपति शाह के समय पे सिरमौर का शासक कौन था? मंदाता प्रकाश था। कौन? मंदाता प्रकाश था। और वहीं पूछा जाएगा कि फतेहपति शाह के समय पे सिरमौर का शासक कौन था? तो फतेहपति शाह के समय पे सिरमौर का शासक था कौन? मेदिनी प्रकाश। याद रखना है। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी कर्णावती, जिन्हें परमार राजवंश के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, वह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। अगला प्रश्न, किस परमार शासक के दरबार में खंडूरी और रामाधणी जैसे वफादार मंत्री हुआ करते थे? तो दोस्तों प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में खंडूरी भाई, वैसे ऐसा कहा जाता है कि रामी खंडूरी और धरणी खंडूरी, ठीक है, रामी खंडूरी और धरणी खंडूरी, ये दो भाई थे। यह वफादार मंत्री प्रद्युम्न शाह के समय पर हुआ करते थे। प्रद्युम्न शाह परमार राजवंश का कौन सा शासक था दोस्तों? 54वां शासक था। ठीक है, परमार राजवंश का 54वां शासक था कौन सा? प्रद्युम्न शाह। याद रखना दोस्तों, आपको ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न आता है, देखिए 48वां शासक मैंने आपको बताया था, या तो क्या कौन होगा दोस्तों? आपका मेदिनी प्रकाश होगा, या फिर कौन होगा? फतेहपति शाह होगा। ठीक है, अगर मेदिनी प्रकाश को 48वां मानते हैं तो 49वां कौन हो जाएगा? हमारा फतेहपति शाह हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में 50वां शासक कौन बनता है? हमारा उपेंद्र शाह हमारा 50वां शासक बनता है। ठीक है, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उपेंद्र शाह की मृत्यु बग्वाल या दिवाली के दिन हुई थी। तो किस परमार शासक की मृत्यु बग्वाल या दिवाली के दिन हुई थी? उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद में उपेंद्र शाह का भाई कौन? दिलीप शाह शासक बनता है, लेकिन दिलीप शाह का शासनकाल मतलब 2 से 3 महीने का ही होता है, तो इसलिए इसको राजा नहीं गिना जाता है। तो 50 राजा हमने पढ़ लिए। उसके बाद में परमार राजवंश का 51वां शासक कौन होता है? प्रदीप शाह। परमार राजवंश का 51वां शासक होता है। परमार राजवंश का 52वां शासक कौन होता है? ललितपति शाह होता है। परमार राजवंश का 53वां शासक कौन होता है? जयकीर्ति शाह होता है। और परमार राजवंश का 54वां शासक कौन होता है? हमारा वो होता है दोस्तों कौन? प्रद्युम्न शाह। याद रखना है आपको। ठीक है, और प्रद्युम्न शाह के बाद में उसका पुत्र कौन? सुदर्शन शाह परमार राजवंश का 55वां राजा बनता है, जो कि टिहरी रियासत की स्थापना करता है फिर 1815 में। ठीक है, याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस परमार शासक मतलब किस शासक के करतूतों के बारे में मौलाराम ने अपनी पुस्तक गणगीता संग्राम और गणिका नाटक में लिखा है? तो पराक्रम शाह की काली करतूतों के बारे में मौलाराम ने अपनी पुस्तक गणगीता संग्राम और गणिका नाटक में लिखा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मौलाराम की गणिका को छीन लिया था पराक्रम शाह ने। ठीक है, तो इसी कारण उसने इसको एक चरित्रहीन राजकुमार बताया। और यह पुस्तक पूछी गई है दोस्तों, गणगीता संग्राम और गणिका नाटक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाराम के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, प्रद्युम्न शाह के किस भाई को विलासी, दुराचारी व चरित्रहीन राजकुमार बताया गया? पराक्रम शाह को बताया गया है। किसके द्वारा? मौलाराम के द्वारा, गणगीता संग्राम में। मुगल दरबार में किस परमार शासक को हाथी एवं घोड़े भेंट किए थे? तो मुगल दरबार ने दोस्तों श्याम शाह को हाथी और घोड़े भेंट किए थे। किसको? श्याम शाह को, जो कि किसका पुत्र था? मान शाह का पुत्र था। कौन? श्याम शाह। हाथी और घोड़े भेंट किए थे। और किसके द्वारा किए गए थे? जहांगीर के द्वारा किए गए थे दोस्तों। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल ग्रंथ में श्याम शाह का नाम आया हुआ है? तो जहांगीरनामा में मुगल ग्रंथ में जहांगीरनामा में श्याम शाह का नाम आया हुआ है। ठीक है, और श्याम शाह और जहांगीर की मुलाकात कब हुई थी? 1621 अप्रैल 1621 में आगरा में मुलाकात हुई थी किसकी? जहांगीर और श्याम शाह की। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल दरबार के शासक जहांगीर के द्वारा श्याम सिंह को या श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप दिया गया था। याद रखना दोस्तों आपको ये पॉइंट। ठीक है, और श्याम शाह के द्वारा ही शामशाही बागान भी बनाया जाता है। याद रखना है, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, छोटा चीनी युद्ध में महीपति शाह के सेनापति असीम साहस का महीपति शाह के किस सेनापति ने असीम साहस का परिचय दिया था? तो महादेव सिंह भंडारी ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था? तो हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, जिसे कौन? उत्तराखंड का विभीषण या फिर कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का नेतृत्व भेजा गया था, न्योता भेजा गया था। ललित शाह परमार राजवंश के 52वें शासक थे। कौन से? 52वें। प्रदीप शाह के पुत्र थे। दीपचंद के समय कौन सा परमार शासक शासन कर रहा था? तो ललितपति शाह दीपचंद के समय पे परमार राजवंश में शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के समय सिखों ने 2 बार आक्रमण किया था? तो ललितपति शाह के समय पर ही दोस्तों सिखों के द्वारा 2 बार गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था या देहरादून पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, विलियम्स ने किस परमार शासक के बारे में यह उक्ति लिखी है कि इसके समय दून की उपत्यका हरी भरी थी, जहां तनिक श्रम करने पर भी कृषक लहलहाती खेती काटते थे? तो प्रदीप शाह के बारे में विलियम्स ने कहा है कि प्रदीप शाह के समय पर ही
जो दून उपत्यका वाला क्षेत्र था वह हरी भरी थी और तनिक श्रम करने पर यहाँ पे कृषक लहलाती खेती करते थे। उसके बाद में यहाँ पे सिक्कों का आक्रमण हो जाता है, फिर यहाँ पे बहुत सारी लूटपाट हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों प्रदीप शाह से एक प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार का भी पहले पूछा जा चुका है कि परमार राजवंश का वह शासक जिसके समय पर परमार राजवंश ने सर्वाधिक कीर्ति स्थापित करी वह राजगद्दी पर कब बैठा। तो प्रदीप शाह के बारे में बताया पूछा गया था 1717 में ही राजगद्दी पर बैठा था, 1717 से लेकर 1773 तक। और परमार राजवंश का ऐसा शासक जिसके समय पे कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में सबसे अच्छे संबंध थे वो कौन था, प्रदीप शाह के समय पर ही था। ठीक है, और ऐसी प्रश्न पूछा जाएगा कि गढ़वाल या परमार राजवंश का वह शासक जिसके समय पे मुगलों के साथ में सबसे अच्छे संबंध थे वो कौन था, फतेहपति शाह। फतेहपति शाह का दोस्त कौन था, औरंगजेब था। ठीक है, तो सबसे सौहार्दपूर्ण संबंध फतेहपति शाह और औरंगजेब के बीच में थे, और कुमाऊं गढ़वाल में पूछेगा तो प्रदीप शाह और कल्याण चंद के बीच में थे। अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह के समय कुमाऊं का चंद्र राजा कौन था, कल्याण चंद चतुर्थ था। ठीक है, कल्याण चंद पंचम भी कहा जाता है, मैंने आपको चंद्र राजवंश के क्वेश्चन में भी इनके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक से कुमाऊं के चंद शासकों के अच्छे संबंध हुआ करते थे, प्रदीप शाह। और गद्दी पर कब बैठे थे, 1717 में। परमार राजवंश का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो प्रदीप शाह के शासनकाल को ही दोस्तों परमार राजवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसके समय को, प्रदीप शाह के समय को। प्रदीप शाह का ही सभा कवि या धर्माध्यक्ष था कौन, मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा के द्वारा ही दोस्तों रामायण प्रदीप की रचना की जाती है, किसकी, रामायण प्रदीप की। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के दौरान पूरणमल व पुरिया नैथानी जैसे मंत्री हुआ करते थे। तो प्रदीप शाह के समय पर ही पूरणमल और पुरिया नैथानी जैसे मंत्री हुआ करते थे। और पुरिया नैथानी को दोस्तों क्या गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, और गढ़वाल का नाना फडणवीस भी किसको कहा जाता है, पुरिया नैथानी को ही कहा जाता है। पांच भाई कठैत विद्रोह किसके समय पे हुआ था, तो पांच भाई कठैत विद्रोह भी दोस्तों आपका प्रदीप शाह के समय पर ही हुआ था। प्रदीप शाह ऑप्शन नहीं होगा तो फतेहपति शाह को भी आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में यह उल्लेख मिलता है कि फतेहपति शाह ने गुरुराम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में 3 गांव दान दिए थे। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक में हमें वर्णन मिलता है कि फतेहपति शाह ने गुरुराम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में 3 गांव दान में दिए थे। ठीक है, और गुरुराम राय जी का उत्तराखंड आगमन कब होता है, सबसे पहले 1675-76 में होता है। ठीक है, दोनों ही याद करिएगा, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो 1699। अगला प्रश्न है, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है, तो कवि मातीराम की रचना है। कौन सी, वृत्त कौमुदी। ठीक है, वृत्त विचार ग्रंथ है किस कवि ने लिखा है, तो कवि राज सुखदेव मिश्रा की पुस्तक है या ग्रंथ है, कौन सा, वृत्त विचार। ठीक है, तो वृत्त कौमुदी मतीराम और वृत्त विचार कौन, राजा सुखदेव मिश्र। ठीक है, मिश्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के समय यह उक्ति बोली जाती थी कि इतनी शांति और सुरक्षा थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। तो फतेहपति शाह के समय पे ऐसा बोला जाता है कि इतनी शांति हुआ करती थी कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। ठीक है, किस परमार राजवंश के शासनकाल के समय पे 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, तो फतेहपति शाह के समय पर ही 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फतेह प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, भूषण कवि के द्वारा लिखा गया था। फतेह शाह ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखा गया था, भरत कवि के द्वारा लिखा गया। तो फतेह प्रकाश ग्रंथ पूछा जाएगा, फतेह प्रकाश किसकी रचना है, तो रतन कवि। फतेह प्रकाश दोस्तों आप रतन कवि कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रतन कवि, फतेह प्रकाश किसकी रचना है, रतन कवि की रचना है। किसकी, रतन कवि की। और फतेह शाह ग्रंथ किसकी है, ये भी रतन कवि की ही रचना है। किसकी है, रतन कवि की रचना है। तो दोनों ही आप सही कर लीजिएगा, ये दोनों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, एक है फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश किसकी रचना है, यह है रतन कवि की, रतन कवि की। और ठीक है, और फतेह शाह किसकी रचना है, तो फतेह शाह भी दोस्तों आपकी रतन कवि की ही रचना है, याद रखना है। ठीक है, ऐसी एक रचना है क्या, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ ये किसकी है, जटाशंकर की है। जटाशंकर या जटाधारी की पुस्तक है, कौन सी, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। ठीक है, और ये दोनों काट के आप कर लीजिएगा यहाँ पे रतन कवि, रतन कवि। ठीक है, रतन कवि को भी कभी भूषण भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन आप रतन कवि ज्यादातर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक और है दोस्तों, वृत्त विचार। वृत्त विचार किसकी पुस्तक है, सुखदेव मिश्र की है, बता दिया था। एक है वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी या छंदसार पिंगल किसकी पुस्तक है, तो मातीराम की पुस्तक है। कौन सी, वृत्त कौमुदी और छंदसार पिंगल। एक है फतेह शाह यशोवर्णनम, वह किसकी है, रामचंद्र की पुस्तक है, रामचंद्र कंडियाल जी की फतेह शाह यशोवर्णनम। तो बहुत सारी पुस्तकें थी इसकी, और अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भांति ही इसके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व अकबर के समान किस शासक के दरबार में नवरत्न थे, फतेहपति शाह के दरबार में। परमार राजवंश में चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, फतेहपति शाह के शासनकाल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक में वीरता व कलात्मक प्रवृत्ति का अनोखा सामंजस्य था, फतेहपति शाह में। ठीक है, खलीदुल्लाह खां के नेतृत्व में शाहजहां की सेना ने कब गढ़वाल पर आक्रमण किया था, 1655 में। राजा कौन था इस टाइम पे, पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, मुगल सेना के द्वारा सर्वप्रथम गढ़वाल पे कब आक्रमण किया गया था, 1635-36 में किया गया था, नवाजत खां के नेतृत्व में और शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा गढ़वाल में आक्रमण के दौरान मुगल सेनापति कौन था, नवाजत खां था। ठीक है, और मुगल सेना का प्रथम आक्रमण गढ़वाल पर कब हुआ था, 1635-36 में ही हुआ था। और इस टाइम पे
प्रतिपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती ने ही नवाजत खां और उसकी सेना की नाक कटवा दी थी, जिस कारण नवाजत खां ने दिल्ली जाते समय रास्ते में ही आत्महत्या भी कर ली थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की रानी कर्णावती या गढ़वाल में नाक कटी रानी कर्णावती वह मुगल शासक शाहजहां की सेना के मध्य में युद्ध का वर्णन हमें किस पुस्तक से मिलता है? तो स्टोरियो डू मांगोर पुस्तक से मिलता है, ठीक है, जो कि निकोलस मनुची ने लिखी है। अगला प्रश्न है, स्टोरिया डू मंगोर पुस्तक के लेखक कौन है? निकोलस मनुची है। कौन? निकोलस मनुची। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1803 के आक्रमण के दौरान गोरखों का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो हस्तिदल चौतरिया और अमर सिंह थापा के द्वारा 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? गुरखाओं का 1791 में। लंगूरगढ़ की संधि होती है उसके बाद में कब? 1792 में, ठीक है। और लंगूरगढ़ पर अधिकार कर लिया था किसने? गुरखाओं ने उस टाइम पे। फिर गुरखाओं का दूसरा आक्रमण कब होता है? 1803 में होता है, ठीक है। इस टाइम पे नेपाल का राजा कौन था? गीवार्ण युद्ध विक्रम शाह था। गीवार्ण युद्ध विक्रम शाह था। और जब प्रथम आक्रमण हुआ था उस टाइम पे कौन था? रण बहादुर शाह था। कुमाऊं पर आक्रमण के समय पे राजा कौन था नेपाल का? रण बहादुर शाह ही था। अगला प्रश्न है, कब गणराज्य पर भूकंप आया था जिसका फायदा उठाकर गोरखों ने आक्रमण किया था? तो गणराज्य पर एक भयंकर भूकंप आया था दोस्तों, कब? 1803 में। शासक कौन था इस टाइम पे? प्रद्युम्न शाह परमार राजवंश का 54वां शासक था, जिसे उत्तराखंड का अंतिम शासक भी कहा जाता है क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की गद्दी पर बैठा था। इसी के समय पे 1803 में भयंकर भूकंप आया था और बात थी 8 सितंबर 1803 की, ठीक है। 8 सितंबर 1803 गढ़वाल के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप था ये, जिसमें गढ़वाल की मात्र 25 से 30% जनसंख्या ही शेष बची थी और 9.0 तीव्रता का लगभग ये भूकंप था, जिसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप भी कहा जाता है, जिसका फायदा उठाकर फिर 1803 में ही गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, दुर्भिक्ष अकाल किस परमार शासक के समय पर पड़ा था? या फिर दोस्तों उत्तराखंड में 51-52 का संबंध किससे है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अकाल से उत्तराखंड में 51-52 का संबंध है, जो कि संवत 1851-52 में पड़ा था। यह अकाल किसके समय पे? प्रद्युम्न शाह के समय पे। और संवत 1851-52 था तो सन कौन सा था? सन था 1794-95। सन 1794-95 सन में हमारा ये अकाल पड़ा था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 51-52 क्या था? अकाला 1851-52 संवत में ही पड़ा था, लेकिन सन पूछा जाएगा तो 1794-95 में गढ़वाल में जो भयंकर अकाल पड़ा था प्रद्युम्न शाह के समय पर, उसी को 51-52 अकाल के नाम से जाना जाता है। किस गढ़ पर गोरखा शासक गढ़वाल शासक से 1791 में पराजित हुए थे? तो लंगूरगढ़ या भैरवगढ़। और लंगूरगढ़ पराजित नहीं हुए थे, जीते भी थे और बाद में लंगूरगढ़ की संधि भी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। 1790 में गोरखाओं ने किस व्यक्ति के आमंत्रण पर कुमाऊं पर आक्रमण किया था? हर्षदेव जोशी। और गढ़वाल पर आक्रमण भी किसने कराया था? हर्षदेव जोशी ने ही कराया था। अगला प्रश्न, किस पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो वैली ऑफ दून पुस्तक से हमें खुड़बुड़ा के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और ये खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखना है 14 मई 1804। 14 मई 1804 को दोस्तों गोरखा उनके मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में यह खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखे हमारे गढ़वाल को जीत जाते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण के दौरान लंडौर के किस गुज्जर राजा ने प्रद्युम्न शाह की सहायता करी थी? तो राजा हरदयाल सिंह या दयाल सिंह, आपको अलग अलग नाम मिलेगा। राजा हरदयाल सिंह के द्वारा आपकी मदद की गई थी किसकी? परमार शासक प्रद्युम्न शाह की, ठीक है। किसके? राजा राय दयाल सिंह या राय दयाल सिंह, राय दयाल या हरदयाल, राय दयाल ज्यादातर आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई थी? 14 मई 1804 को हुई थी खुड़बुड़ा के युद्ध में, ठीक है। और परमार राजवंश का अंत भी हो गया था इसी के दौरान, ठीक है। बाद में 1815 में इनका पुत्र टिहरी रियासत की स्थापना करता है सुदर्शन शाह। और उत्तराखंड का अंतिम राजा भी इसीलिए प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है क्योंकि ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की राजगद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, कीर्ति शाह के समय पे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो हरिकृष्ण रतोड़ी कीर्ति शाह के समय पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? हरिकृष्ण रतोड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक प्रद्युम्न शाह के समय काल को कुशासन निर्धनता की खो में डूबा हुआ बताता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी बताते हैं कि प्रद्युम्न शाह का शासनकाल कुशासन और निर्धनता की खो में डूबा हुआ था। क्यों नहीं होगा यार? 1794-95 में इतना बड़ा अकाल पड़ जाता है, 1803 में भूकंप आ जाता है, प्रद्युम्न शाह तो बेचारा वैसे ही परेशान था, उसका भाई पराक्रम शाह उसको और परेशान करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। और शिव प्रसाद डबराल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रद्युम्न शाह है इसमें स्त्रीयोचित गुणों से घिरा हुआ राजा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? तो प्रद्युम्न शाह की तुलना हुमायूं से की जाती है क्योंकि ये अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा था इस टाइप से। जयकृत शाह के समय मंत्री व पदाधिकारी पद पर कौन नियुक्त हुआ करते थे? तो खंडूरी और डोभाल जयकृत शाह के समय पे मंत्री व पदाधिकारी के पद पर नियुक्त थे, ठीक है। अब जयकृति शाह परमार राजवंश का कौन सा शासक था दोस्तों? 53वां शासक था, ठीक है। कौन सा शासक था? 53वां शासक था। ये भी बेचारा बड़ा परेशान रहता है यार, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखी थी? हरिकृष्ण रतोड़ी ने लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मलेरिया से किस परमार शासक की मृत्यु हुई थी? ललितपति शाह की मृत्यु हुई थी मलेरिया से, ठीक है। कौन से परमार शासक ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया था? प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया था। कुमाऊं पे प्रद्युम्न चंद्र नाम से और गढ़वाल पे प्रद्युम्न शाह नाम से। अगला प्रश्न है, किसे ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयकृत शाह के समय कौन सा व्यक्ति अपनी तानाशाही चलाने लगा था? तो कृपाराम डोभाल, ठीक है। बहुत सारे मतलब जयकृत शाह तो बेचारा परेशानी था यार, इसके टाइम पे गृह क्लेश की समस्याएं थी, ठीक है। तो खंडूरी दल, डोभार दल,
नेगी दल, इनके मध्य में यहाँ पे काफ़ी विवाद भी चल रहे थे। ठीक है, पाली गांव का युद्ध कब वो किसके मध्य में हुआ था? 1785 में हर्षदेव जोशी और मोहन सिंह के मध्य में हमारा पाली गांव का युद्ध होता है। कब? 1785 में। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक युद्ध और महत्वपूर्ण है, कपरौली का युद्ध। कपरौली का युद्ध कब हुआ था? कपरौली का युद्ध भी 1785 में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था ये? तो गढ़वाल के शासक और जगत प्रकाश, जो कि सिरमौर का शासक था, गढ़वाल के शासक की इसने मदद की थी, और प्रद्युम्न शाह के मध्य में, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में हुआ था कपरौली का युद्ध, जिसमें परमार शासक जयकीर्ति शाह की मदद किसने की थी? जगत प्रकाश ने करी थी। ठीक है, और इस युद्ध में गढ़वाली सेना विजयी हो जाती है 1785 में, जो कपरौली का युद्ध हुआ था। एक ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि जोशियानी कांड किसके समय पे हुआ था? तो जोशियानी कांड भी 1785 में किसके? जयकीर्ति शाह के समय पर ही हुआ था। और हर्षदेव जोशी ने इस टाइम पे क्या होता, श्रीनगर के आसपास में बहुत ज्यादा लूट बचा दी थी, इसी कारण इस घटना को जोशियानी कांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस समय हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया था? 1785 में किया था। अगला प्रश्न है, जयकीर्ति शाह के समय कौन सा व्यक्ति तानाशाही चलाने लगा था? कृपाराम डोभाल, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न है हमारा, किस परमार शासक के समय उसकी 4 रानियां सती हो गई थी? तो जयकीर्ति शाह के साथ में उसकी 4 रानियां भी सती हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और इन 4 रानियों ने ऐसा कहा जाता है कि श्राप दिया था परमार राजवंश के राजाओं को या प्रद्युम्न शाह को कि तेरा राज्य भी बहुत जल्दी मिट्टी में डूब जाएगा। ठीक है, तो 4 रानियां सती हुई थी जयकीर्ति शाह के साथ में। ठीक है, और जयकीर्ति शाह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। इसकी फिर बाद में मृत्यु जाती है, बेचारा वहां जाता है लास्ट टाइम पे अपने, मतलब इसके भूख प्यास से ही इसकी मृत्यु वहां पे हो जाती है। ठीक है, तो देवप्रयाग का रघुनाथ, हाँ देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में 1786 में। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में जयकृत शाह की मृत्यु हुई थी? रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। जयकृत शाह के समय पे सिरमौर का शासक कौन था? जगत प्रकाश, जो कि जयकीर्ति शाह की मदद भी करता है कपरौली के युद्ध में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयकीर्ति शाह के समय पर भी दून पर सिक्कों का आक्रमण होता है, रोहिला आक्रमण होता है, बड़ा परेशान रहता है बेचारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे परमार राजवंश के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बताने के लिए दोस्तों और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको पहले पोस्टमार्टम क्लासेज में ही बताया हुआ है। बहुत मतलब अगर मैं परमार राजवंश से ही क्वेश्चन बनाऊंगा तो 500 के आसपास हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैंने ये आपको कुछ अजय रावत जी की किताब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो कि अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और अजयपाल का भवन कब टूटा था? तो 1803 के भूकंप में ही अजयपाल का भवन टूट गया था। ठीक है, और अजयपाल का भवन बाढ़ मतलब कब बह गया था, यानी कि उसके जो बचे हुए अवशेष थे वो कब बह गए थे? 1894 में जब बाढ़ आई थी श्रीनगर में, तब बह गए थे। ठीक है, तो अजयपाल का राजभवन जो श्रीनगर में था, उसके संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था कि यह कब टूटा था? 1803 में टूटा था। और कब पूर्णतः नष्ट हो गया था? तो 1894 में पूर्णतः नष्ट हो गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके टिहरी रियासत में कुछ राजा हुए थे, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अगर आ जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा फायदा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।